वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। आई होप कल की क्लास की आपको सारी जो बातें हैं वो क्लियर रही होगी। हम रिले के बारे में बातें कर रहे थे, ठीक है ना। कल मैंने आप लोगों को डिस्टेंस रिले के क्लासिफिकेशन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो टॉपिक होगा बेटा हमारा डिस्टेंस रिले। क्लियर है? किसके बारे में बात करेंगे? डिस्टेंस रिले के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन में बता चुका था कितने तरह के होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा होता है? रिएक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है और मोह रिले होता है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन लाइन पे कैसे होते हैं कि रिएक्टेंस रिले जो होता है वो सर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है। इंपीडेंस रिले जो होता है वो आपका मीडियम के लिए होता है। और मोह बोल सकते हो या एडमिटेंस बोल सकते हो, वो आपके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज में लिया जाता है। क्लियर है? एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट, सपोज दैट इंपीडेंस रिले, ठीक है। बड़ी सिंपल चीजें है ये, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आसानी से समझते हुए चलो। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं? इंपीडेंस रिले। अब देखो चीजों को ना थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो। इंपीडेंस क्या होता है? सबसे पहले तो इंपीडेंस क्या होता है? सर मान लो कोई इंपीडेंस है मेरे पास Z, तो इंपीडेंस होता है वोल्टेज डिवाइड बाय करंट इज कॉल्ड योर इंपीडेंस। भाई मुझे तो इतना ही समझ में आता है, होता है कि नहीं होता है? इंपीडेंस आते ही आपके माइंड में क्या आता है कि सर इट्स अ रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मतलब कैसे भी करके मुझे वोल्टेज और करंट का क्या लेके आना है? रेशियो लेके आना है। अब देखो आप समझिए चीजों को। अगर मैं बात करूं ओवरऑल टॉर्क की, अब तो याद हो ही गया होगा आपको क्या होता है। इट्स K1 I स्क्वायर, K2 V स्क्वायर, K3 V I cos ऑफ थीटा माइनस टो प्लस योर K4। ये इक्वेशन सबको याद रखनी है। कौन सा टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करता है पता होना चाहिए आपको। क्लियर है ना? मैं फिर से रिपीट करा देता हूं। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड टर्म जो होती है, ये टर्म और ये वाली टर्म, ये नॉन डायरेक्शनल होती है क्योंकि यहां पे क्या आता है? स्क्वायर आता है। ये टर्म डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये टर्म जो होती है वो हमेशा डिफ्लेक्शन टॉर्क को दिखाएगी। ये टर्म हमेशा रीस्ट्रेनिंग टॉर्क को दिखाती है। क्लियर है? लेकिन ये वाली जो टर्म होती है वो डिफ्लेक्शन भी दिखा सकती है और रीस्ट्रेन भी दिखा सकती है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। जब कोई काम नहीं करता तो फिर ये वाला इंसान जो होता है वो यूज में लिया जाता है। क्लियर है कहानी? समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं किसकी? इंपीडेंस रिले की। मुझे 2 तरह के इंसान चाहिए। कितने तरह के चाहिए? 2 तरह के टॉर्क चाहिए। एक चाहिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और दूसरा चाहिए मुझे रीस्ट्रेनिंग टॉर्क। क्लियर है ना? अब देखो इंपीडेंस जो रिले होता है इसके क्या खास बात होती है कि इसमें कंपोनेंट K3 एंड K4 ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। मतलब देखो डायरेक्शनल वाला कंपोनेंट भी 0 है, स्प्रिंग वाला कंपोनेंट भी 0 होता है। मतलब इसमें कौन आता है? तो इसमें दोनों के दोनों नॉन डायरेक्शनल कंपोनेंट आते हैं। बेटा मैंने ऐसा क्यों किया? चीजों को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। भाई जैसे आप लोग बात करते हो किसकी? इंपीडेंस की। मैंने ये दोनों कंपोनेंट ही क्यों लिए? ये क्यों नहीं लिया? ये क्यों नहीं लिया? हर चीज समझ में आएगी, बस आसानी से समझिए, ठीक है ना। अब इंपीडेंस क्या होता है? जैसे मैंने बोला एक ट्रांसमिशन लाइन है, तो सर ट्रांसमिशन लाइन में मान लो ये रेजिस्टेंस है और यहां पे क्या है? रिएक्टेंस है। ऐसा ही है, मान लो ये X है और ये क्या है? R है। तो इस R और X का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसको आप बोलते हो R प्लस JX, इसी को हम बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं इसको? हम इंपीडेंस बोलते हैं। अगर मैं इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग बना के देखूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये मेरा R है, ये मेरा X है, तो R और X का सम करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा? Z मिलेगा। क्लियर है या कहानी है? नहीं है? अरे समझ में आया? सही बात है। अगर मान लो यहां पे आप लोगों ने बोला, या आप लोग जैसे करते हो, ठीक है ना, आप लोग जैसे इसको डिफाइन करते आए हो आज तक वैसे ही कर लो, कंफ्यूज नहीं होगे। मान लो ये आपका क्या है? R है, ये आपका मान लो क्या है? X है। तो इन दोनों का ये जो सम होता है एल्जेब्रिकली, ये क्या कहलाता है? आपका इंपीडेंस कहलाता है। एक बात बताओ, अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो Z तो Z है। R को आप क्या लिख सकते हो? Z कोस थीटा। X को आप क्या लिख सकते हो? Z ऑफ साइन थीटा। ये आगे जाके काम आएगा, अभी समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर मुझे X को रिप्रेजेंट करना होता,
अगर मुझे रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करना होता तो इंपीडेंस के साथ मुझे एंगल की भी जरूरत पड़ती। अगर मुझे सिर्फ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना होता तो इंपीडेंस के साथ मुझे एंगल की जरूरत पड़ती, लेकिन इंपीडेंस तो इंपीडेंस है, सही बात है नहीं है? क्या एंगल की जरूरत है? क्या नहीं है। तो सर इट्स अ वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, दोनों का मैं रेशियो लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? इंपीडेंस मिल जाएगा। एकदम क्लियर वाली बात है। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, तो क्या इस वाले फैक्टर की जरूरत है? क्या इस कोस थीटा की जरूरत है मुझे? नहीं है, इसलिए मैंने इसको जीरो लिया। मैंने इसको जीरो क्यों लिया? बिकॉज सर मुझे वोल्टेज और करंट का रेशियो चाहिए था। अगर मान लो मैं इसको जीरो ले लेता तो सिर्फ करंट मिलती, इसको जीरो कर देता तो सिर्फ वोल्टेज मिलता, तो मैं इंपीडेंस कैसे बनाता? क्या बना पाता? क्या नहीं बना पाता। समझो, नाम से इक्वेशन क्लियर है, नाम से इक्वेशन क्लियर हो जाएगी। कहानी समझ में आई है ना? अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये नॉन डायरेक्शनल है, और इसकी एक खास बात ये होती है कि ये हमेशा और हमेशा सिर्फ किसको दिखाता है? डिफ्लेक्शन को। किसको दिखाता है? डिफ्लेक्शन को। और ये किसको दिखाता है? रिस्ट्रेन को। समझ में आया नहीं है? अब ये तो हमें पता ही है कि डिफ्लेक्शन और रिस्ट्रेन जो टॉर्क होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। भाई मान लो ये आपकी निडल है, तो अगर इधर मेरा टॉर्क ऑफ डिफ्लेक्शन लग रहा है तो इधर मेरा टॉर्क ऑफ रिस्ट्रेन लगेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सही बात है? तो नेट टॉर्क क्या होता है? नेट टॉर्क क्या होता है? सर इट्स अ डिफ्लेक्शन माइनस योर रिस्ट्रेन, यही होता है नेट टॉर्क। सही है? अगर कोई सिस्टम ऑपरेट करे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? दिस टॉर्क मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, मींस डिफ्लेक्शन टॉर्क मस्ट बी हायर देन योर रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, यही होता है। तो अगर बेटा मैं ओवरऑल टॉर्क की डेफिनेशन लिखूं या डेरिवेशन लिखूं इसके लिए, तो क्या लिखूंगा? डिफ्लेक्शन टॉर्क रहा ये, माइनस क्या लिखूंगा? रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यही होना चाहिए। अब ये क्या है? तो सर ये आ गया आपका ये K1 I स्क्वायर माइनस इसको क्या लिखोगे? K2 V स्क्वायर, एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, यही होना चाहिए। अब अगर इसको करोगे तो इट्स योर K1 I स्क्वायर मस्ट बी हायर देन K2 V स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्या बनाना है? वोल्टेज डिवाइड बाय करंट बनाना है। ये रहा वोल्टेज, करंट को इधर ले जाओ, K2 को इधर ले आओ, ये हो गया K1 डिवाइड बाई K2 इक्वल्स टू योर V डिवाइड बाई I, इट्स नॉट इक्वल, इट्स लेस देन, ओके। एंड इसका क्या है? यहाँ पे स्क्वायर है। आपको चाहिए वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, ये इंपेडेंस बन गया, स्क्वायर को भी हटा दो। अगर आप स्क्वायर को इधर ले आओगे ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ K1 डिवाइड बाई K2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम V अपॉन I, एंड दैट इज कॉल्ड योर Z इंपेडेंस। क्लियर है? ये किसी ट्रांसमिशन लाइन का एक परफेक्ट इंपेडेंस है। अगर मैं K1 की बात करूं तो ये एक कांस्टेंट है, K2 की बात करूं तो ये भी एक कांस्टेंट है, इसका रूट लूंगा तो भी कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। सही बात है? इंपेडेंस से कंपेयर कर रहा हूं तो मैं यहां साथ में लिख देता हूं कि मान लो इसकी वैल्यू कुछ Z नोड है, कैरेक्टरिस्टिक मत समझ लेना इसको, ठीक है ना? सम कांस्टेंट वैल्यू लिखी है मैंने, सम कांस्टेंट इंपेडेंस Z नोड है, परफेक्ट है। मतलब इससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। मतलब यहां से आपको एक कंडीशन समझ में आई? क्या कंडीशन समझ में आ रही है? देखो जरा ध्यान से। सर अगर ट्रांसमिशन लाइन का इंपेडेंस किसी पर्टिकुलर इंपेडेंस से अगर कम आ रहा है तो ये रिले क्या करेगा? ऑपरेट करेगा, बिकॉज ये जो कंडीशन लिखी है हम लोगों ने, ये रिले की ऑपरेट करने की कंडीशन है सर, डिफ्लेक्शन आने की, कि अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज्यादा हुआ तो रिले क्या करता है? ऑपरेट करता है। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो क्या पता चल रहा है कि आपका ट्रांसमिशन लाइन का इंपेडेंस किसी पर्टिकुलर इंपेडेंस से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्लियर है? अब चलो इसको थोड़ा एक अलग वे में समझते हैं। ये कहानी क्लियर हुई है? नोट कर लेना पूरा। अब देखो जरा आगे थोड़ा सा समझते हैं कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है, जरा बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है? और थोड़ा सा डिटेल में चेकआउट करो। देखो भाई, आप लोगों ने बोला कि Z नोट जो वैल्यू मिली है ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, दिख रही है, अंडर रूट ऑफ K1 बाई K2 है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अब नहीं पता क्या वैल्यू है, चलो कोई बात नहीं, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने लिया कि इस Z नोट की वैल्यू मैंने कुछ भी मान ली कि सपोज दैट 100 ओम है। कितनी मान ली मैंने? कि सपोज दैट कितनी है? 100 ओम का ये क्या है? इंपेडेंस है। क्लियर हुआ? ओके। अब ये ओवरऑल इंपेडेंस है, Z नोट की वैल्यू इतनी है। सपोज दैट मैंने बोला मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, भाई मान लो ये मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है। अब ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो कैसी होती है? पहली बात तो ट्रांसमिशन लाइन का नाम होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यही होती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसमिशन लाइन होती है।
अब होती है कि नहीं होती है? अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है? जैसे ये पेन है, ये मार्कर है, यहां से लेके ये मार्कर यहां तक एक जैसा है कि नहीं है? सही बात है। तो अगर इसके छोटे से, अगर मान लो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं, अगर मान लो यहां से लेके अगर यहां तक का, अगर मान लो इंपीडेंस अगर 2 ओम है, तो यहां से लेके यहां तक का इंपीडेंस भी 2 ओम ही होगा, बराबर टुकड़े का होगा नहीं होगा? यही तो मतलब हुआ कि यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, बराबर मोटाई का है, बराबर कंटेंट लगा हुआ है। सही बात है भाई, मटेरियल भी वही है, मोटाई भी वही है, सब कुछ वही है, तो रेजिस्टेंस भी एक जैसा ही होगा कि नहीं होगा? इंपीडेंस भी एक जैसा ही होगा। बिल्कुल सही है। ओके, तो चलो मैंने मान लिया कि सपोज दैट ये मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है और इस ट्रांसमिशन लाइन का पर यूनिट इंपीडेंस, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? पर यूनिट इंपीडेंस सपोज दैट आपका 2 ओम है। कितना ओम है? 2 ओम है। पर यूनिट इंपीडेंस इसका कितना है? 2 ओम है। ये एक काम करो, थोड़ा सा आप लोगों को और बेटर में थोड़ा सा कर देता हूं। चलो मान लो इसका मैं बोल देता हूं कि ये पर किलोमीटर, ठीक है ना, आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा कि पर किलोमीटर इसका इंपीडेंस कितना है? 2 ओम के बराबर है। और ये इसकी क्या है? 100 ओम का इसका बिहेवियर है। या आप एक काम करो, पर यूनिट ही ले लो, ठीक है ना, क्योंकि पर यूनिट पावर सिस्टम में आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि सर पर किलोमीटर क्यों ले लिया, ठीक है ना। ओके, पर यूनिट, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पूरा। ओके, सपोज दैट पर यूनिट इंपीडेंस इतना है। मैंने बोला कि ये ट्रांसमिशन लाइन, यहां पे एक क्या लगा हुआ है? रिले लगा हुआ है। ध्यान से समझोगे तो ये चीजें पूरी समझ में आ जाएगी, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगी। देख लो, मान लो ये एक रिले लगा हुआ है, इस रिले से मान लो ये एक रिले की क्या है? पोजीशन है, ये लाइन खींच दी मैंने। ओके, इस रिले से मान लो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, कितनी? L, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है L। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके यहां पे जाके क्या आ रहा है? एक फॉल्ट आ रहा है। यहां पे जाके क्या आ रहा है? फॉल्ट आ रहा है। समझ में आया? तो इस फॉल्ट के ऊपर ये रिले ऑपरेट करेगा या नहीं करेगा, ये आप लोगों ने क्या करना है? चेक करना है। चेक करके देखते हैं जरा क्या होता है। अब समझिए, यहां पे भाई आपका क्या आ चुका है? फॉल्ट आ चुका है। अब समझिए, ये लंबाई कितनी है? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। मैंने बोला कि यहां से लेके अगर यहां तक, अगर इस ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस मुझे क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो कैसे करूंगा? मैंने बोला जेड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितना होना चाहिए? तो सर पर यूनिट इंपीडेंस इतना है, मान लो जेड ऑफ पर यूनिट इतना है, मल्टीप्लाई क्या करूंगा? लंबाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि कितनी लंबाई है भाई। 1 यूनिट का अगर मान लो 2 है ना, तो 100 किलोमीटर लंबाई का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई विद 100 कर लो, पर किलोमीटर की तरह समझ लो इसको। सही बात है। तो सपोज दैट मैंने बोला कि इसका इंपीडेंस Z इंटू L के बराबर होगा, 2 इंटू L के बराबर होगा। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बिल्कुल सही बात है। ओके, अब हमारे पास में एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? समझिए सर, हमें कंडीशन, जब हम लोगों ने इंपीडेंस रिले पढ़ा तो हमको ये कंडीशन मिली है कि ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस किसी पर्टिकुलर वैल्यू से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब वो पर्टिकुलर वैल्यू हम लोगों ने मान ली कितनी? 100 ओम। अगर मैं इसको यहां पे अप्लाई करूं तो क्या समझ में आ रहा है कि 100 ओम से कम होना चाहिए किसका? जेड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। मतलब अगर मैंने लिया ये 100 ओम, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर 2 इंटू L के बराबर होना चाहिए। अब L यहां पे आ गया, 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ गया? 50 से लेस देन होना चाहिए L। यहां पे L क्या है? लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सपोज दैट ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसमें? किलोमीटर में। किसमें दिखा रहा हूं? किलोमीटर में। मतलब एक बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? समझिए कि अगर ट्रांसमिशन लाइन के इस रिले से डिस्टेंस अगर कितनी है? 50 किलोमीटर तक है, तो रिले ऑपरेट करेगा, उसके बाद में रिले ऑपरेट नहीं करेगा। अब इसका क्या मतलब है? समझो, मान लो इसको मैं हटाता हूं, जरा ध्यान से समझिए। मैंने बोला सपोज दैट यहां से लेके यहां तक ये लेंथ है मेरी कितनी? 50 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 50 किलोमीटर। सही बात है। अब ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस क्या होता है? सर 2 इंटू L होता है। मतलब लंबाई जो होनी चाहिए वो 50 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। समझ में आया भाई? रिले के ऑपरेशन की ये कंडीशन है कि वो ऐसा होना चाहिए। इससे निकाला तो ये समझ में आया। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सर अगर मान लो 50 किलोमीटर, ये एक एग्जांपल लिया है मैंने जस्ट कि एक पर्टिकुलर लंबाई से, अब मैं ले रहा हूं 2 पॉइंट, एक पॉइंट लिया है मैंने यहां पे A और एक पॉइंट ले रहा हूं मैं यहां पे पॉइंट B। ये ट्रांसमिशन लाइन मान लो और भी आगे जा रही है, ठीक है ना। यहां से लेके पॉइंट A की डिस्टेंस है मान लो 35 किलोमीटर, ठीक है ना। ओके, और यहां से A से लेके इस पॉइंट B तक की जो डिस्टेंस है ये है सपोज 50 से तो ज्यादा ही होगी। ओके, मान लो 60 किलोमीटर है। अब मुझे ये बताओ कि अगर पॉइंट B पे फॉल्ट आया और अगर पॉइंट A पे फॉल्ट आया, तो मुझे ये बताओ कि ये रिले कौन से फॉल्ट के ऊपर ऑपरेट करेगा? क्या ये पॉइंट A पे अगर फॉल्ट आया तो ऑपरेट करेगा क्या?
या पॉइंट बी पे फॉल्ट आया तो ऑपरेट करेगा था क्या? तो आप क्या बोलोगे? सर कंडीशन चेक करो। क्या कंडीशन चेक करो? ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 50 किलोमीटर से अगर कम हुई तो ये वाला रिले क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। क्या 35 50 से कम है क्या? बिल्कुल सही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट ए के लिए रिले जो होगा वो क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। लेकिन क्या पॉइंट बी पे अगर फॉल्ट आया तो रिले ऑपरेट करेगा क्या? नहीं, ये ऑपरेट नहीं करेगा, नॉट ऑपरेट। क्लियर है ना? अब इसका क्या मतलब हुआ? अरे इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक इसकी पहुंच है, इसके आगे फॉल्ट आया तो इसको कोई लेना देना नहीं है, इसकी पहुंच नहीं है वहां तक। सही बात है, क्या नहीं है? पहुंच नहीं है। इट्स कॉल्ड रीच। क्या बोलते हैं? रीच। समझ में आया? रीच का मतलब क्या होता है? पहुंच होना। भाई मेरी वहां तक पहुंच है, वहां तक क्या कोई भी काम हो मैं कर दूंगा, उससे आगे की अगर बात करोगे तो वहां पे मेरी पहुंच नहीं है। समझ में आया? तो जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, वो डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस पे अगर फॉल्ट आ जाता है तो रिले ऑपरेट करने के लिए कैपेबल होता है, वो डिस्टेंस कहलाती है रीच। क्या कहलाती है? रीच कहलाती है। और उस रीच से आगे की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं आउट ऑफ रीच। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ रीच। समझ में आ गया कि रीच से बाहर है भाई मेरा, ये मेरे रीच में नहीं आता है, ये मेरे अंडर में नहीं आ रहा है। क्या ये कहानी क्लियर हुई है क्या सबके? इसका ये मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया? रीच वर्ड का मतलब समझे, आपको बार बार सुनने को मिलेगा रीच रीच रीच। रीच का क्या मतलब है? कि रिले की कहां तक पहुंच है, मतलब 50 किलोमीटर इसकी क्या होगी है? रीच होगी है। अगर इस एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो 50 किलोमीटर यहां पे इसकी क्या है? रीच है। 50 किलोमीटर से कम कम रहेगा तो अंडर रीच में है, ज्यादा पे जाओगे तो आउट ऑफ रीच है, ओवर रीच है, वहां पे वो अचीव नहीं कर पाएगा, ऑपरेट नहीं कर पाएगा। क्या ये कहानी क्लियर हुई है सबके? बिल्कुल प्यार से और इंटरेस्टिंग तरीके से पूरे को लिखना, अच्छे से समझना, ठीक है ना? ओके, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया? ओके, अब देखो जरा ध्यान से और समझने की कोशिश करो। भाई एक बात बताओ, जब आप लोगों ने इसको सॉल्व किया, जब आप लोगों ने इंपेडेंस रिले को निकाला तो K30 था, K40 था, तो कौन कौन से फैक्टर आए थे टॉर्क में? समझते हैं। जब टॉर्क निकाला सर हम लोगों ने तो हमको मिला था एक तो K1I² जो डिफ्लेक्टिंग का दिखा रहा था, रिस्ट्रेनिंग का दिखा रहा था कौन? V²। रिस्ट्रेनिंग है, दोनों अपोजिट है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इस टर्म की बात करूं, अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो सर ये वाली टर्म हो या ये वाली टर्म हो, ये दोनों की दोनों ही नॉन डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है बेटा? नॉन डायरेक्शनल। समझ में आया कि नहीं है? मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि इंपेडेंस रिले कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल रिले होता है। कौन सा होता है बेटा? नॉन डायरेक्शनल रिले पाया जाता है इंपेडेंस रिले। क्या नाम हो सकता है इसका? देखो, इसको आप तो एक तो नॉन डायरेक्शनल रिले बोल सकते हो, इंपेडेंस रिले बोल सकते हो। दूसरी बात, इसमें रिस्ट्रेनिंग कौन दिखा रहा है? वोल्टेज। डिफ्लेक्टिंग कौन दिखा रहा है? करंट। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोल सकते हो? वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग, वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग, करंट डिफ्लेक्टिंग, करंट डिफ्लेक्टिंग रिले। क्लियर है कि नहीं है? ये नाम भी इसका हो सकता है वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग करंट डिफ्लेक्टिंग रिले। अब याद करो, कल हम लोगों ने एक रिले पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड योर ओवर करंट रिले। बिल्कुल सही बात है। और ओवर करंट रिले जो था वो में आपका करंट डिफ्लेक्टिंग रिले, मतलब जहां पे आपका करंट डिफ्लेक्टिंग आ जाए उसको आप ओवर करंट भी बोल सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ करंट डिफ्लेक्टिंग और K4 था। सही बात है। तो इसका एक नाम और दे सकते हो। क्या दे सकते हो? देखो, सारे नाम याद रखना। इट्स ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज रिस्ट्रेन, वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले, वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले। ये नाम इसका बहुत ज्यादा फेमस है। क्लियर है कि नहीं है? याद ही रखना। क्या बोलोगे? वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले। और ओवर करंट रिले जो था, या ये पूरा का पूरा जो रिले है वो कैसा है? नॉन डायरेक्शनल है। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो वोल्टेज रिस्ट्रेन, वोल्टेज रिस्ट्रेन नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल रिले। क्लियर है कि नहीं है? ये सारे नाम इसी के हैं, आप कोई सा भी नाम चूज कर सकते हो। वोल्टेज रिस्ट्रेन करंट डिफ्लेक्टिंग रिले, वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले, वोल्टेज रिस्ट्रेन नॉन डायरेक्शनल रिले, ये सारे के सारे नाम इसी के हैं, दैट इज कॉल्ड योर इंपेडेंस रिले।
अब यहां पे आपको एक चीज और समझनी है, छोटी सी, ध्यान से समझिए। नॉन डायरेक्शनल रिले, ये तो क्लियर है, करंट डिफ्लेक्टिंग, ये क्लियर है, ओवर करंट, ये नॉन डायरेक्शनल रिले। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी, नॉन डायरेक्शनल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल बताया था, सही बात है। लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं। मैंने क्या बोला था, नॉन डायरेक्शनल में अगर मान लो यहां पे फॉल्ट आ जाता है, सही बात है, हो सकता है सोर्स इधर लगा हो, इधर से इधर करंट जारी हो रिले के अंदर, सही बात है। लेकिन रिले में नॉन डायरेक्शनल की क्या खास बात होती है कि जहां पे रिले लगा हुआ है, डायरेक्शन का मतलब तो यह है कि या तो रिले के इस साइड या रिले के इस साइड, सिर्फ एक ही साइड पे ऑपरेट करेगा अगर डायरेक्शनल हुआ तो। अगर नॉन डायरेक्शनल है तो उसे डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। समझ में आई खास बात या नहीं, क्लियर है कि नहीं है? मतलब इसकी एक पॉइंट तो खास बात हो रहा है, इसको हटा दूं मैं, यहां पे हटा दूं, ओके। इसी डायग्राम को दोबारा बनाना, इसी डायग्राम को दोबारा बनाना और इसमें कुछ नई चीज ऐड करना। क्या चीज ऐड करोगे? देखो भाई, अगर मान लो रिले यहां है और ट्रांसमिशन लाइन ऐसे लंबी जा रही है, यूं है, आगे पीछे दोनों तरफ, यूं भी क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है, समझ में आ गया? तो यहां से लेके 50 किलोमीटर इधर तक, बिकॉज इट्स अ नॉन डायरेक्शनल, 50 किलोमीटर इधर तक भी इसकी क्या रहेगी, रीच रहेगी। समझ में आया? मतलब अगर मान लो एक पॉइंट और ले लिया, यहां पे मैंने ले लिया पॉइंट सी, तो ये इस सी पॉइंट पे भी अगर फॉल्ट आया तो ऑपरेट करेगा। अगर इसके बाहर गया पॉइंट ले लिया डी, तो यहां पे फॉल्ट आने पे ये ऑपरेट नहीं करेगा। क्लियर है? मतलब पॉइंट सी इसके ऑपरेटिंग जोन में है, सी इसके ऑपरेटिंग जोन में है, लेकिन पॉइंट डी जो है वो इसका आउट ऑफ रीच है। क्लियर है कि नहीं है? कुछ भी बोल सकते हो आप, आउट ऑफ रीच बोल सकते हो, नॉन ऑपरेटिंग रीजन बोल सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? बिकॉज इट्स ए नॉन डायरेक्शनल, दैट्स वाई ये इधर भी वर्क करेगा, ये इधर भी वर्क करेगा। यहां से 50 किलोमीटर की पहुंच ये इधर मारेगा और यहां से 50 किलोमीटर की पहुंच ये इधर मारेगा। ये 50 किलोमीटर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है बेटा, मैंने एग्जांपल लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा, ये नॉन डायरेक्शनल कैसे है, इसका बिहेवियर कैसे है, पूरा का पूरा सिस्टम क्लियर रहा होगा। बिल्कुल सही है ना बेटा? बिल्कुल क्लियर है? कहानी में मजा आया है? ओके, अब जरा और चीजें थोड़ी सी समझ ले इसको थोड़ा सा, ठीक है ना? ये क्लियर हुआ? और चीजें देखो जरा, देखो भाई, मैं बात कर रहा था किसकी, इंपीडेंस रिले की। किसकी बात कर रहा हूं? इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या होता है सर? इट्स अ सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। इट्स अ सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, या यू कैन से इट्स अ रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसको यूज लेके तो काम कर चुके हैं हम, सही बात, एक ही बात है दोनों का। ऐसे लिखो, ये कौन सी फॉर्म है? ये वाली जो है ना वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, बिल्कुल सही बात है। अगर इसको मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या होना चाहिए सर? ये होना चाहिए कि जेड का कुछ ना कुछ होगा मैग्नीट्यूड और जेड के पास कुछ ना कुछ होगा क्या, एंगल। पोलर फॉर्म में हो गया। इसको यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हो कि सम मैग्नीट्यूड विद e की पावर आयोटा थीटा। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अरे ये इक्वेशन किसकी होती है सर? ये तो एक सर्कल की इक्वेशन होती है। किसकी होती है बेटा? सर्कल की इक्वेशन होती है। बताओ होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, सही बात है। यहां पे होता है जेड माइनस जेड जीरो विद एंगल जीरो। जेड जीरो है नहीं, यहां पे वो जीरो है, मतलब सेंटर इसका कहां है? सेंटर पे है। सेंटर कहां है? ओरिजिन पे सेंटर है इसका। समझ में आ गया? तो मतलब सर इंपीडेंस रिले की जो इक्वेशन है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक सर्कल को दिखा रही है बेटा। किसको दिखा रही है? सर्कल को। अगर मान लो ये आया आपका आर, ये है आपका एक्स, तो इंपीडेंस रिले इस तरीके से होगा। इंपीडेंस रिले इस तरीके से होगा। इट्स रिप्रेजेंटिंग ए सर्कल, ठीक है? क्या दिखाएगा? सर्कल दिखाएगा बेटा, इस तरीके से। इस तरीके से ये क्या बन गया? सर्कल बन गया, जिसका सेंटर कहां पे होगा? ओरिजिन। आर एक्स प्लेन के कहां पे सेंटर होगा? ओरिजिन पे सेंटर होगा। अब मान लो यहां से लेके ये वाली जो चीज है, ये क्या कहलाएगी? रेडियस। क्या कहलाएगी? रेडियस। रेडियस का मतलब मैग्नीट्यूड। रेडियस का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंपीडेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ इंपीडेंस। और ऑपरेटिंग की कंडीशन क्या थी कि अगर ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस किसी पर्टिकुलर इंपीडेंस जेड नोड से अगर कम रहा तो सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। यही आया था, सही बात है। मान लो मैंने ये सर्कल बनाया, यहां से लेके यहां तक ये वाला जो इंपीडेंस है या आपकी जो रेडियस है, मान लो इसकी वैल्यू है कितनी? जेड नोट है। कितनी है? जेड नोट। इससे बाहर जाओगे तो इंपीडेंस जेड नोट से बढ़ जाएगा, इसके अंदर आओगे तो इंपीडेंस जेड नोट से कम रहेगा। सही बात है। तो ऑपरेटिंग रीजन कौन सा होना चाहिए? बताओ भाई, इंपीडेंस की वैल्यू जेड नोट से ज्यादा हो सकती है क्या? सर जेड नोट से ज्यादा हुई तो वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा।
जेड नोट के अंदर अंदर ऑपरेट कर सकता है। तो इसका मतलब ये वाला पूरा का पूरा जो सर्कल है ना, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, ये आपके ऑपरेटिंग जोन को दिखा रहा है, ये जो मैंने हाईलाइटेड किया है, सही है। तो ये हाईलाइटेड रीजन जो है ये आपका ऑपरेटिंग जोन है बेटा, ठीक है। अगर इसके बाहर चले गए तो आप बोलोगे नॉन ऑपरेटिंग, क्या बोलोगे कि इट्स ए नॉन ऑपरेटिंग जोन। इसके बाहर अगर डिस्टेंस या इंपीडेंस जेड नोट से ज्यादा हो गया तो सर ये वर्क नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसकी लिमिट कहां तक है, बस यहीं तक है, जेड नोट तक ही। क्लियर है? कैसा कैसा है ये सर? ये नॉन डायरेक्शनल है? वोल्टेज इसमें रीस्ट्रेनिंग का काम करता है, करंट इसमें डिफ्लेक्टिंग का काम करता है, परफेक्ट है। इसकी रीच होती है जहां तक इसकी डिस्टेंस रिले में रीच पाई जाएगी, मतलब जहां तक उसकी फॉल्ट को क्लियर करने की कैपेबिलिटी है वो उसकी क्या कहलाएगी, रीच कहलाएगी। अगर उससे बाहर है तो आउट ऑफ रीच बोलेंगे, उसके अंदर आ रहा है तो अंडर रीच बोलेंगे। क्लियर है ना? तो ऐसा है पूरा का पूरा आपका डायग्राम, आपको क्लियर होना जाना चाहिए। इट्स कॉल्ड योर इंपीडेंस रिले। इसको किसके लिए यूज में लिया जाता है तो हाईलाइट करके पॉइंट लिख लेना, इट्स यूज्ड फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। इट्स यूज्ड फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज में लिया जाता है। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब अगली बातें करें, थोड़ा सा आगे चलें। ओके, तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या था आपका, रिएक्टेंस। ये क्लियर हो गया बेटा पूरा? ओके, नेक्स्ट लिखो रिएक्टेंस रिले। इसको हटा देता हूं मैं, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखना रिएक्टेंस रिले। ये डायग्राम ध्यान रखना, ठीक है ना। आरएक्स डायग्राम ये लिख ही लेना, हाईलाइट करके, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आरएक्स डायग्राम ऑफ ए इंपेडेंस रिले इज ए सर्कल that having center at the origin, ठीक है ना। जिसका सेंटर कहां होता है, ओरिजिन पे होता है, और क्या होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है ना। तो इनसाइड द रीजन इसका ऑपरेटिंग जोन होता है और आउटसाइड द सर्कल इसका नॉन ऑपरेटिंग जोन पाया जाता है। क्लियर है? हटा दूं मैं? ठीक है बेटा, ये कॉपी कर लेना। अब नेक्स्ट लिखो रिएक्टेंस। अगला कौन सा था हमारा, रिएक्टेंस रिले, ठीक है, ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिखना रिएक्टेंस रिले। ओके, अब तो कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कुछ भी याद करने जैसा मैंने नहीं बताया है। तो क्या रिएक्टेंस रिले की सारी कहानी आप खुद से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हैं, साथ साथ में समझते हुए चलो। रिएक्टेंस रिले, रिएक्टेंस का मतलब होता है एक्स। किसके लिए यूज में लिया जाता है, तो इट्स यूज्ड फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये कल बता दिया था मैंने, किसके लिए यूज में होता है बेटा, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज में होता है, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहानी पढ़ी थी कि अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है, तो ये होता है उसका क्या, इंपेडेंस। अगर ये एंगल थीटा है तो सर रिएक्टेंस जो एक्स होता है उसको हम बोलते हैं जेड ऑफ साइन थीटा। क्या बोलते हैं, जेड ऑफ साइन थीटा। मतलब इंपेडेंस के साथ में एंगल की भी जरूरत है। अब देखो, इंपेडेंस को आप क्या लिख सकते हो, इट्स अ रेशियो ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, लेकिन साथ में क्या भी आना चाहिए, साइन ऑफ थीटा भी आना चाहिए, तब जाके आपका क्या बनेगा, रिएक्टेंस बनेगा। तो टॉर्क की इक्वेशन में कौन से पैरामीटर को इंक्लूड करना है और कौन से को इंक्लूड नहीं करना है वो आप लोगों को नाम से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग ही मुझे बताओ कि कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। देखो, ओवरऑल इक्वेशन ऑफ टॉर्क, ठीक है, बार बार लिखूंगा, आप लोगों ने याद ही हो जाना है। K1I² K2V², इट्स K3VI cos ऑफ थीटा माइनस टो प्लस इट्स योर K4। क्लियर है ना कहानी। अब देखो, एंगल चाहिए, मतलब ये वाली टर्म की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। साथ में क्या चाहिए, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट चाहिए। क्या चाहिए बेटा,
वोल्टेज डिवाइड बाई करंट चाहिए। अगर ये वोल्टेज मैंने ले लिया, यहां से उठा के करंट को इधर लाके पिक कर दिया, समझना ध्यान को, ये किसको दिखाएगा, ये हमेशा रीस्ट्रेनिंग को दिखाता है। किसको दिखाता है बेटा, ये हमेशा रीस्ट्रेनिंग को दिखाता है। अगर करंट ले लिया तो यहां से करंट डिवाइड बाय वोल्टेज बनेगा, मुझे करंट बाय वोल्टेज नहीं चाहिए, मुझे वोल्टेज बाय करंट चाहिए, सही है ना। ओके, तो इस कंपोनेंट की कोई जरूरत नहीं है, इसको कर दो क्या 0, ये चाहिए ये चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको क्या कर दो 0 कर दो। भाई दो ही तो चाहिए, एक डिफ्लेक्टिंग को दिखाने वाला होना चाहिए, एक रिस्ट्रेनिंग को दिखाने वाला होना चाहिए। अब कौन सा कंपोनेंट लिया है, ये वाला लिया है। ये हमेशा किसको दिखाता है, रिस्ट्रेन को। किसको दिखाता है, रिस्ट्रेन को। ये किसको दिखाता है, सर इसके पास दोनों ही कैपेबिलिटी है, ये डिफ्लेक्टिंग भी दिखा सकता है और रिस्ट्रेनिंग भी दिखा सकता है, डिपेंड कर रहा है कि किसके साथ आ रहा है। अब ये किसके साथ आ रहा है, इसके साथ आ रहा है। अगर ये रिस्ट्रेनिंग को दिखाएगा तो ये किसको दिखाएगा, डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन की कहानी भी यहां से क्लियर है, ये नॉन डायरेक्शनल है बट ये कैसा है, ये डायरेक्शनल है। ठीक है, ये कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है। तो ओवरऑल क्या बनेगा, अब ये आप समझो, देखो मान लो एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, परफेक्ट है। इसके साथ में यहां पे मान लो मैंने क्या लगा दिया, डायोड लगा दिया, ये कैसा है, डायरेक्शनल है। अब ओवरऑल कॉम्बिनेशन कैसा है, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, सर डायरेक्शनल हो गया। क्यों, क्योंकि अगर इधर से करंट जाएगी तो ये पूरा सिस्टम आगे अलाउ करेगा, लेकिन अगर इधर से आएगी तो ये तो मना नहीं करेगा, लेकिन ये मना कर देगा। अब आपने ओवरऑल इसको एक सिस्टम मान रखा है, ठीक है ना। तो नॉन डायरेक्शनल प्लस डायरेक्शनल दोनों मिलके क्या बना देते हैं, डायरेक्शनल बना देते हैं। कहानी समझ में आई, मतलब ये वाला जो रिले होने वाला है, रिएक्टेंस रिले जो होने वाला है, वो कैसा होने वाला है, डायरेक्शनल होने वाला है। क्लियर है ना। ओके, ये कहानी आप यहां से लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कि नॉन डायरेक्शनल प्लस अगर कोई डायरेक्शनल है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन डायरेक्शनल होता है। दिख रहा है यहां तक, कैसा होता है कॉम्बिनेशन, डायरेक्शनल बन जाएगा। मतलब ये रिले जो रहेगा वो कैसा रहेगा, डायरेक्शनल रहेगा। मतलब रिएक्टेंस रिले, रिएक्टेंस जो रिले रहेगा बेटा, ये कैसा रहेगा, डायरेक्शनल। क्लियर है कहानी, कैसा रहने वाला है, डायरेक्शनल रहने वाला है। एक ये रिस्ट्रेनिंग हो गया, ये डिफ्लेक्शन हो गया। अब आपको क्या चाहिए, सर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। ऑपरेशन कराने के लिए डिफ्लेक्शन वाला ज्यादा होना चाहिए, रिस्ट्रेन वाला कम होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। सही बात है। ओके, तो क्या क्या क्वांटिटी मिली है, पहली बात तो इसके लिए नोट लगा के K1 की वैल्यू 0 होती है, K4 की वैल्यू 0 होती है। ओवरऑल टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, डिफ्लेक्शन माइनस रिस्ट्रेन दिखाते हैं हम लोग, तो T ऑफ D डिफ्लेक्शन माइनस रिस्ट्रेन, एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। किसके लिए, फॉर ऑपरेटिंग, फॉर ऑपरेटिंग। ठीक है भाई, एक रिले के ऑपरेट होने के लिए ये कंडीशन चाहिए। अब डिफ्लेक्टिंग कहां है, ये रहा, क्या है, इट्स K3VI cos ऑफ थीटा माइनस 2। क्लियर है, माइनस यहां पे रिस्ट्रेनिंग ये रहा, इट्स अ K2V² एंड दीज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। कहानी क्लियर है। अब देखिए जरा आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर इसको मैं इधर ले गया, मान लो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा इट्स K3VI cos ऑफ थीटा माइनस 2 मस्ट बी हायर देन इट्स योर K2V²। क्या बनाना है, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। देखो ये स्क्वायर है, ये एक वोल्टेज तो यहां से गया, ये करंट को इधर ले जाओ तो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट बन जाएगा। वेरी गुड, ये बन गया वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। क्लियर है ना। ओके, यहां क्या रह गया, cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये करंट बाय वोल्टेज बनेगा बेटा। ओके, 1 सेकेंड, ये K3 इधर आया, ये बन गया K3 डिवाइड बाई K2। ओके, यहां से इसको इधर ले जाओगे तो ये cos थीटा जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखो गलती आप लोगों को खुद समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हम लोगों ने, मैंने एक गलती कर दी है इसमें, अब क्या गलती करी है वो आपको खुद समझ में आ गया होगा। यहां पे गलती ये हुई है बेटा कि अगर मान लो यहां पे वोल्टेज का आपने लिया और इस करंट को अगर आप इधर ले गए तो यहां से पूरी क्वांटिटी जाएगी ना साथ में, ये वाली, तो ये वोल्टेज डिवाइड बाय करंट cos थीटा बनाएगा। समझ गए,
जबकि होना ये चाहिए था वोल्टेज कोस थीटा डिवाइड बाय करंट होना चाहिए था, तब जाके आपका क्या बनता, ये बनता एक्स बनता, थीटा ऊपर आना चाहिए था, नीचे नहीं आना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें क्या हुई है, गलती हुई है, देखो, है ना। हाँ भाई मैं ये चीजें याद नहीं रखता हूं, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखता हूं अपने। अब देखो तो क्या होना चाहिए यहां पे, सर ये वाला नहीं आना चाहिए, ये वाला जो कंपोनेंट होना चाहिए वो आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसको मत लो, ये नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब ये हमेशा किसको दिखाता है, डिफ्लेक्शन को, वेरी गुड, ठीक है ना। ये अगर डिफ्लेक्शन को दिखाएगा तो ये किसको दिखाना शुरू कर देगा, रिस्ट्रेन को, ठीक है। ये डायरेक्शनल है, ये नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। तो डायरेक्शनल प्लस नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल हो जाएगा, रिएक्टेंस रिले डायरेक्शनल हो गया। K1 की वैल्यू को 0 नहीं लेना है, K2 को 0 कर देना है, K4 को 0 कर देना है, ठीक है ना। ये डिफ्लेक्शन माइनस रिस्ट्रेन, तो ये क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सा हटा दो, क्लियर है। ये बना देखो K1I² माइनस K3। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो आपके कभी गलती हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप गलती करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करते हुए पकड़ में आ जाएगी कि हाँ भाई गलती होगी है, क्लियर है ना। अब देखो, अब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर रखो, ये हो गया आपका K1I² इज ग्रेटर देन K3VI cos ऑफ थीटा माइनस टो, सही है ना। अब देखो ये करंट से ये करंट गया, वोल्टेज है, करंट को इधर ले जाओ, ये बन गया आपका K1 डिवाइड बाई K3 इज हायर देन, करंट इधर गया तो वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, ये हो गया cos ऑफ थीटा माइनस टो। अब सही है, अपने आप हो गया ना, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट विद सम एंगल आया है, ठीक है। तो ये इंपीडेंस हो जाएगा, ये साथ में कुछ एंगल हो जाएगा। अब देखो क्या यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या, चेकआउट कर लो, ठीक है ना। हाँ भाई हम लोगों ने वोल्टेज डिवाइड बाय करंट बनाना था तो इसको लेना पड़ेगा, ओके। ये डिफ्लेक्शन को दिखाएगा तो ये रिस्ट्रेन हो जाएगा अपने आप ही। जब इसको सोल्व करोगे तो कुछ ऐसी कहानी बनेगी। यहां पे दो एंगल आ रहे हैं बेटा, एक थीटा आ रहा है, एक क्या आ रहा है, टो आ रहा है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको यहां से मैं हटाता हूं, ठीक है। अब देखो इसको हटा दूं, परफेक्ट, वेरी गुड, गुड। उसको जरा पिक करते हैं, देखो ध्यान से, K1 बाई K3, K1 बाई K3 सम कांस्टेंट वैल्यू इज लेस देन वोल्टेज डिवाइड बाई करंट एंड इट्स योर cos ऑफ थीटा माइनस टो। देखो बेटा ये थीटा जो है ये तो है इंपेडेंस एंगल, ठीक है। ये टो जो है ये है टॉर्क एंगल, ठीक है। अब टॉर्क एंगल क्या होता है, टॉर्क एंगल को आप पावर एंगल भी बोल सकते हो एंड टॉर्क एंगल को आप ये भी बोल सकते हो कि एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। पावर फैक्टर एंगल भी आपका टॉर्क एंगल ही कहलाता है। तो वोल्टेज जैसे आपका लोड एंड पे वोल्टेज है, सोर्स एंड पे वोल्टेज है, उन दोनों के बीच का, या आप वोल्टेज एंड करंट भी मत बोलो इसको, आप इसको परफेक्टली तरीके से बोलो कि ये आपका क्या है, टॉर्क एंगल है, ठीक है ना। या आप इसको क्या बोल सकते हो, लोड एंगल बोल सकते हो, या आप इसको क्या बोल सकते हो, टॉर्क एंगल और लोड एंगल। कहानी क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ पहले मुझे, क्लियर है ना पूरी कहानी। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, समझने की कोशिश करो कि ये टॉर्क एंगल या लोड एंगल क्या होना चाहिए। देखो भाई सपोज दैट यहां पे मेरा सोर्स है, ये आपका क्या है, सोर्स है, यहां से खींची है पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अब मान लो आप यहां पे क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, यहां आप लोगों ने लोड लगाना है। अब ये पूरी की पूरी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कौन सी है, रिएक्टेंस रिले की बात कर रहे हैं। मतलब पूरी ट्रांसमिशन लाइन में हमने सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर किया है, रिएक्टेंस को कंसिडर किया है। मतलब पूरा का पूरा एक्स है इसमें। अगर आर है भी तो आर की वैल्यू बहुत 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 छोटी है, एक्स है, मतलब ओवरऑल एक्स ही समझ लो, सही बात है। मान लो आपने इस एंड पे आप बैठे हो, ये आपका कंज्यूमर वाला एंड है, हम लोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। हम लोड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन की। आप यहां बैठे हो, आपने बोला यहां पे वोल्टेज है V विद एंगल 0, रेफरेंस लिया है, बेस हो क्योंकि यहां पे बैठे हो, तो यहां एंगल कितना होना चाहिए वोल्टेज के बीच में, बिकॉज सर यहां से जो पावर का फ्लो होगा वो कोई एक्टिव पावर का फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, मैं लोड की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझना, फिर अगेन बोल रहा हूं, मैं लोड की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा हूं। और ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस वाली है तो सिर्फ एक्स को लूंगा, आर को नहीं लूंगा।
सर एक्स जो है ये तो रिएक्टिव पावर को दिखाता है। किसको दिखाता है? रिएक्टिव। कौन सी रिएक्टिव? सर प्योरली रिएक्टिव पावर, मतलब एक्टिव पावर का फ्लो जीरो होना चाहिए। एक्टिव पावर का फ्लो जीरो होना चाहिए। अब देखो, क्या आप लोगों ने एक्टिव पावर का फ्लो देखा है? क्या देखा है? आप बोलते हो ना EV/x साइन ऑफ डेल, आप इस डेल को ही बोलते हो ना पावर एंगल, बोलते हो नहीं बोलते हो? अगर एक्टिव पावर का फ्लो अगर आप लोगों को चाहिए ही नहीं तो इस डेल की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं है? मतलब क्या होना चाहिए? इसके और इसके बीच में रिएक्टेंस का बिहेवियर जो होना चाहिए वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। सही बात है? मतलब यहां भी आपका वोल्टेज V विद एंगल 0 के आसपास ही होना चाहिए। परफेक्ट है। लेकिन पावर तो जाएगी, तो पावर जाएगी तो कौन सी जाएगी? रिएक्टिव जाएगी बेटा। कौन सी जाएगी? रिएक्टिव पावर जाएगी। समझ में आ गया? अगर रिएक्टिव पावर जाएगी तो अगर मैं करंट को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा, अगर ये x है, अगर मान लो इंडक्टिव है तो मैं लिखूंगा इट्स I ऑफ माइनस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि करंट जो होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री से क्या करती है? लैग करती है। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल पाया जाएगा। एक्टिव पावर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहेगी, रिएक्टिव पावर यहाँ पे पाई जाएगी। परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। इसको मैं हटा सकता हूं अब। ओके, अब देखिए और समझने की कोशिश करिए। इसको हटा दूं बेटा? ओके, तो ये आ गया आपका टॉर्क एंगल या लोड एंगल। टॉर्क एंगल, अगर लोड एंगल की अगर आप बात करोगे तो यहां पे मतलब आपका ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो या तो 0 होनी चाहिए, अगर आप इसको पावर फैक्टर एंगल बोलोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना? ओके, तो आप इसको थोड़ा करेक्शन करो, आप इसको बोलो पावर फैक्टर एंगल। ठीक है ना? आप इसको बोलो पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, मींस इसको बोलो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। बिल्कुल क्लियर है ना? ओके, ये इंपीडेंस है, ये आपका पावर फैक्टर एंगल है, द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो ट्रांसमिशन लाइन में अगर वोल्टेज का एंगल इतना रहेगा तो करंट का एंगल कुछ ऐसा रहेगा। मतलब दोनों में 90 डिग्री का क्या पाया जाएगा? फेज डिफरेंस पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? बिकॉज सिर्फ इट्स अ प्योरली रिएक्टेंस। कौन सा है? प्योरली रिएक्टेंस रिले है। हाँ, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा और समझ लो। देखो, आप लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है? सही बात है, नहीं है? ओके, तो वहां पे जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। मान लो एक ट्रांसमिशन लाइन है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, इसका कुछ रिएक्टेंस है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे पता है। ठीक है, यहां पे लगा हुआ है लोड, समझना जरा ध्यान से। यहां पे वोल्टेज है मान लो V विद एंगल 0, यहां पे कुछ वोल्टेज है मान लो V विद एंगल डेल, है ना, या E विद एंगल डेल, अलग ले लो। ये R है, ये J ऑफ X है ना। यहां पे कोई मान लो क्या लगा हुआ है? कोई लोड लगा हुआ है। लोड है मान लो कैसा है? लैगिंग है। कैसा है बेटा? लैगिंग। तो मान लो करंट जो है वो वोल्टेज से लैग कर रही है किसी एंगल से, मान लो थीटा एंगल से क्या कर रही है? लैग कर रही है। ठीक है, ओके, थीटा मत लो, मान लो इसका एंगल ले लो, टो ले लो। ठीक है, तो आपको कंपेयर कर पाओगे अच्छे से। अगर मैंने बोला कि ये E विद एंगल डेल बना के बताओ मेरे को कि क्या होगा। लोड के बारे में पता है आपको, करंट पता है, वोल्टेज पता है, ये चाहिए बस सिर्फ। क्या लिखोगे? मैंने लिखा सर E विद एंगल डेल चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, लिख दे। क्या लिखेगा? तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू, क्या लिखोगे? V विद एंगल 0 प्लस R प्लस JX मल्टीप्लाई विद I विद एंगल माइनस ऑफ टो, यही लिखोगे। यहाँ टो मैंने पावर फैक्टर एंगल लिया है, ये वाला। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? परफेक्ट है ना? अब अगर इसको आप बना के जरा मुझे बताओ, अगर आप इसको बना के बताओगे, आप बोलोगे सर अगर मान लो V विद एंगल 0 मेरा यहां है, ये है मेरा वोल्टेज V, अब मुझे ये लेके आना है, फेजर बनाना जानते हो, तो ये I विद एंगल, करंट को अगर मैं बनाऊंगा तो I विद माइनस टो है, तो करंट कहीं यहां रहेगी। ये मान लो I है, ये एंगल हो गया आपका टो, माइनस है मतलब लैग कर रही है ना। अब I को मल्टीप्लाई करूंगा R से, R के पास में फेज नहीं होता, कहां जाएगा? यहां बनेगा I इंटू आर। अगर मुझे I इंटू JX बनाना है तो यहां बनेगा I इंटू JX। इन सबको जोड़ूंगा तो यहां से लेके यहां तक ये जो बनेगा ये कहलाएगा आपका E। अब देखो, ये जो एंगल होता है ये दोनों वोल्टेजेस के बीच में, ये एंगल कहलाता है आपका पावर एंगल, जिसको आप बोलते हो डेल। ठीक है ना? सारे एंगल क्लियर कर लो कौन सा क्या होता है। ये जो एंगल कहलाता है ये कहलाता है पावर फैक्टर एंगल, द एंगल बिटवीन योर वोल्टेज एंड करंट। सही है? तो सर इंपेडेंस एंगल क्या होता है? अब समझिए, ये हो गया R, ये हो गया X। अगर इन दोनों का मैं पर्टिकुलर सम करूं तो ये यहां से लेके यहां तक ये बना मेरा Z,
क्या बना, जेड। तो ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होता है, ये एंगल है मान लो आपका थीटा, तो ये एंगल कहलाता है इंपेडेंस एंगल। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल इंपेडेंस का ट्रायंगल है, आर एक्स और जेड का, ये इंपेडेंस का ट्रायंगल है। ये एंगल कहलाता है इंपेडेंस एंगल। ये एंगल जो कहलाता है, ये कहलाता है आपका कौन सा, पावर फैक्टर एंगल। ये एंगल है, ये आपका कहलाता है कौन सा, पावर एंगल। समझ में आई कहानी या नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सही बात है। तो ये एंगल्स का आप क्लियरिफिकेशन रखो। अब यहां पे दो एंगल है, एक तो ये है, ये थीटा वाला जो आर एक्स और जेड के बीच में कंपैरिजन दिखा रहा है, एक ये टो है जो करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। समझ में आ गया। तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितना होना चाहिए वो दिखाएगा ट्रांसमिशन लाइन के अकॉर्डिंग। एक्स है तो 90 डिग्री हो जाएगा, परफेक्ट है। थीटा कितना होना चाहिए, ये आर एक्स और जे के अकॉर्डिंग आएगा, तो जो भी एंगल पाया जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू काफी कम है तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी काफी ज्यादा हाई पाई जाएगी। क्लियर हुआ ना, ओके वेरी गुड। इसको हटा दो मैं पूरे को, समझ में आ गया, ओके। तो इसको मैं हटा देता हूं। देखो अब अगर मैं बात करूं कि x या टो की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो अगर मैंने बात किया तो आई कैन से कि टो मस्ट बी 90 डिग्री। अगर टो 90 डिग्री है तो क्या बनेगा, इट्स K1/K3, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट बन गया इंपेडेंस, ये हो गया कोस, ये हो गया थीटा माइनस 90 डिग्री। 90 माइनस थीटा बोलो या थीटा माइनस 90 बोलो, कोस के अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा जेड ऑफ साइन थीटा, ये बन गया आपका K1/K3। अब जेड ऑफ साइन थीटा क्या था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, रिएक्टेंस x, ये हो गया K1/K3। K1/K3 कोई कांस्टेंट वैल्यू है, परफेक्ट है। क्या बोलोगे, इट्स सम x0 से छोटा होना चाहिए कौन, x। देखो कहानी वैसी ही है जैसी इंपेडेंस वाली कहानी थी, क्लियर है ना। क्या होना चाहिए कि सर रिएक्टेंस की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ओके तो रिएक्टेंस की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब देखो सारी कहानी जो है ना वो पहले वाले की जो है ना वही सेम की सेम कहानी है। कैसे कहानी है, देखो भाई मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने फिर से, मान लो कोई x0 है, इस x0 की वैल्यू आप अपने हिसाब से मान लो, आप लोगों ने मान लिया, मान लो 200 ओम है, ठीक है ना, ये इसका क्या है, रिएक्टेंस है 200 ओम। अब मैंने बोला कि सपोज दैट x ऑफ ट्रांसमिशन लाइन निकालना है, मैंने बोला x ऑफ पर यूनिट, किसके लिए, एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए, कुछ भी ले लो, मान लो 2 ओम है, ठीक है ना। तो फॉर द ऑपरेटिंग कंडीशन क्या होना चाहिए कि दिस x ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मस्ट बी लेस देन योर x0। अब x ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा, सर अगर मान लो रिले है मेरा यहां पे, ठीक है ना, तो अगर यहां से मान लो कोई डिस्टेंस अगर मैं देखूंगा, मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस L तक, ठीक है ना, तो रिएक्टेंस कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका x इंटू एल, वो छोटा होना चाहिए, मान लो कितने से, 200 से, है ना। x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो l कितना हो गया, ये हो गया 100 किलोमीटर। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, सही है। तो इसके ऑपरेशन के लिए ये होना चाहिए कि लंबाई 100 किलोमीटर से कम ही रहनी चाहिए, अगर ज्यादा रहेगी तो आउट ऑफ रीच हो जाएगा, वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्लियर है ना। तो यहां से लेके अगर इस L की लंबाई 100 किलोमीटर है, मतलब अगर मान लो ये पॉइंट A है और ये मान लो पॉइंट आपका कौन सा है, B है, अगर यहां फॉल्ट आता है F1, यहां फॉल्ट आता है मान लो F2, तो इस पॉइंट F1 के लिए ये ऑपरेट करेगा, ठीक है, बट पॉइंट F2 के लिए ये ऑपरेट नहीं करेगा। समझ में आई कि नहीं आई कहानी। F1 के लिए ये ऑपरेट करेगा लेकिन F2 के लिए ये ऑपरेट नहीं करेगा, बिकॉज ये इसकी रीच में आ रहा है, जबकि F2 इसका आउट ऑफ रीच है, वो इसके अंडर नहीं आ रहा है, ज्यादा दूर है। समझ में आई कहानी या नहीं आई, क्लियर है। सपोज दैट मैंने बोला सोर्स कहीं इधर लगा हुआ है, सोर्स कहीं इधर लगा हुआ है, जब फॉल्ट आता है तो मान लो करंट इधर से इधर जाता है, तो F1 फॉल्ट आ रहा है तो मतलब आपका करंट जो है वो मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है, F2 फॉल्ट आ रहा है तो भी आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, फॉल्ट करंट इधर से रिले में जाएगा, सही बात है, रिले उसको क्या कराएगा, ऑपरेट कराएगा, क्लियर है ना। हाँ तो मतलब मान लो करंट की डायरेक्शनल ऐसे हो रही है। क्या सर ये जो रिले है क्या ये डायरेक्शनल रिले है, क्या ये नॉन डायरेक्शनल है या डायरेक्शनल है, बेटा ये डायरेक्शनल था। कैसा था, डायरेक्शनल था, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑपरेट करेगा, मतलब आपने बोल दिया यहां है तो यहां से इधर इधर ये क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। अब अगर मान लो मैंने बोला कि यहां से एक पॉइंट है मान लो ये C और यहां से लेके इस C की डिस्टेंस है मान लो कितनी, 10 किलोमीटर, कितनी है, 10 किलोमीटर। मैंने बोला इस पॉइंट C पे फॉल्ट आ गया कौन सा, F3, तो क्या ये इस F3 के लिए ऑपरेट करेगा क्या,
आप बोलोगे नॉट ऑपरेट। क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज सर रिएक्टेंस रिले इज ए डायरेक्शनल रिले, ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ऑपरेट करेगा। अगर ये इधर वाले फॉल्ट्स के लिए ऑपरेट कर रहा है तो ये इधर वाले फॉल्ट्स के लिए ऑपरेट नहीं करेगा। इट्स ए डायरेक्शनल, ये दोनों डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करेगा, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा। ये डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, एक एग्जांपल दे दूंगा मैं अभी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आई कहानी? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल का एक एग्जांपल देने वाला हूं मैं, ठीक है ना, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कहानी क्लियर हुई? ओके, पूरा क्लियर है? ओके, अब जरा मुझे इसका नाम बताओ कि इसका नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, रिस्ट्रेनिंग कौन दिखा रहा था इसमें? कौन दिखा रहा था? वोल्टेज भी नहीं था, करंट भी नहीं था, कौन सा वाला था? फेज वाला था। वेरी गुड। डिफ्लेक्शन कौन दिखा रहा था? डिफ्लेक्शन कौन दिखा रहा था? सर करंट दिखा रहा था, ठीक है ना। ओके, तो क्या बोलोगे इसको? इसको क्या बोलोगे? इसको एक तो आप बोलोगे फेज रिस्ट्रेनिंग, ठीक है, ओवर करंट रिले। करंट ही था ना, डिफ्लेक्शन, ओवर करंट रिले, ठीक है। दूसरा इसको क्या बोल सकते हो? फेज रिस्ट्रेनिंग अगर आ रहा है, डायरेक्शनल रिले। क्लियर है? या फेज रिस्ट्रेनिंग, फेज रिस्ट्रेनिंग करंट डिफ्लेक्टिंग रिले। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कई सारे इसके क्या दे सकते हो, नाम दे सकते हो। अगर मान लो इसका मैं आर एक्स का रू बनाऊं, जैसे सपोज दैट ये एक्स है, ये इधर क्या है, आर है, तो ये तो रिएक्टेंस है, इसमें आर का कोई लेना देना है क्या? नहीं। आर की वैल्यू से तो इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सिर्फ किसके लिए ऑपरेट करता है? ये ऑपरेट करता है कि सर एक्स की जीरो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो जाए। सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सही है। तो अब मैंने लिख दिया कि y इज लेस देन फ्रॉम 3, इसका कर्व बनाओ। y इज लेस देन फ्रॉम 3, कर्व बनाओ इसका। क्या बोलोगे आप? सर कर्व बनाना सिंपल है, y इक्वल टू 3 की एक लाइन खींचूंगा, लेस देन 3 करना है, मतलब इसके नीचे नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी ऐसे। तो क्या x इक्वल टू एक्स नोड का कर्व यही बनेगा? मान लो ये एक्स नोड है, आर से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये वाला जो हाईलाइटेड रीजन है, ये कौन सा है? ऑपरेटिंग रीजन। समझ में आया कि नहीं है? क्या आर एक्स कर्व इसका आपको समझ में आया है? क्या ऐसा ही होना चाहिए? ये आर है, ये एक्स है, इस तरीके से है। अंडर द रीजन वाला पूरा का पूरा ऑपरेटिंग रीजन होगा। इससे ऊपर जाओगे तो ऑपरेशनल आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है कहानी? बिल्कुल क्लियर है ना? ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल है ना, आप लोग थोड़ा सा समझ लें। इसको हटा दूं मैं? ठीक है। अब देखो थोड़ा डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ओके, देखो बेटा, हाँ भाई देखो, मान लो एक सिस्टम है, ये एक बस बार है और ये एक दूसरी बस बार है, एग्जांपल है, ठीक है। ओके, मान लो इस बस बार पे यहां पे लोड लगा हुआ है, ठीक है, ये लोड है। यहां पे मान लो जनरेटर लगा हुआ है, इधर से पावर आ रही है, ठीक है, ये जनरेटर है। डबल सर्किट लाइन है, मान लो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, डबल सर्किट लाइन है, ठीक है। अब ट्रांसमिशन लाइन है, तो ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए मैंने रिले लगा रखे हैं। एक रिले मान लो यहां लगा दिया, एक रिले यहां लगा दिया, एक रिले यहां लगा रखा है और एक रिले यहां लगा रखा है। 4 रिले हो गए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब बराबर तरीके से लाइन चल रही है, ठीक है। जनरेटर यहां से पावर भेज रहा है, इधर से करंट जा रही है यूं, इधर से करंट जा रही है यूं। लोड करंट का क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है। ये बस 1 है और ये बस आपकी 2 है, दोनों बस है, बस 1 और बस 2। अब मान लो कि सिस्टम में क्या आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है। सिस्टम में क्या आ गया, फॉल्ट आ गया, ठीक है। सपोज दैट फॉल्ट आया, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट है कोई यहां पे, ये पॉइंट है पी, इसके और इसके बीच में किसी एक लाइन के ऊपर यहां पे क्या आ गया, फॉल्ट आ गया, एफ। अगर फॉल्ट आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, मान लो मैं ऐसे बोलता हूं कि यहां से आप ऐसा ही समझ लो,
एक्चुअली पूरा इसको ब्रीफ करके समझो। ऐसा समझ लो कि ये ट्रांसमिशन लाइन यहां से टूटी, ये ट्रांसमिशन लाइन यहां से टूटी और टूट के कहां गिर गई, जमीन पे गिर गई। ये इधर से जमीन पे गिर गई, ये इधर से जमीन पे गिर गई। ट्रांसमिशन लाइन बीच में से टूट गई है ना, तो दोनों सिरे कहां गिर जाएंगे, जमीन पे गिर जाएंगे। आ गया फॉल्ट, मेजर फॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मेजर फॉल्ट है, ठीक है। अब कहानी में क्या होगा, करंट का सर्कुलेशन कैसे हो रहा होगा समझिए। देखो यहां से करंट आएगी, इस ए में करंट अभी भी ऐसे जाएगी, यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बी में भी करंट ऐसे ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सही है। इधर से इस सी का, इस वाले पोर्शन का, इस ट्रांसमिशन लाइन के पोर्शन का अटैचमेंट कहां से है, जनरेटर से, तो यहां पे करंट इधर से ही जाएगी। इस वाले पोर्शन का अटैचमेंट कहां है, लोड से है, यहां से करंट जाएगी यूं। जब करंट पहुंचेगी इस बस बार के पास में, तो इस बस बार के पास करंट को दो रास्ते दिखेंगे। पहला रास्ता बस बार को यह दिखेगा कि करंट कहां चले जाए, लोड के पास चले जाए। लेकिन दूसरा रास्ता उसे यह दिखेगा कि यार इधर फॉल्ट आ रखा है, सही है, तो करंट सोचेगी कि क्यों ना मैं इधर से फ्लो होते हुए इधर चले जाऊं। पहले करंट कहां जा रही थी बिफोर फॉल्ट, इधर जा रही थी। इस डी को ध्यान से देखो, इस डी में बिफोर फॉल्ट करंट जा रही थी इधर, जैसे ही फॉल्ट आया यहां से करंट गई, यहां गई, कहां पे गई, लोड के पास में गई। लोड के पास में पहुंचने के बाद में करंट हमेशा लो इंपीडेंस वाला रास्ता चूज करती है। लोड तो हाईली इंपीडेंस है, करंट यहां से जाएगी, इधर जाने के बजाय कौन सा रास्ता चूज करेगी, ये वाला रास्ता चूज करेगी और इधर होते हुए ग्राउंड में पहुंचने की कोशिश करेगी। क्या ऐसा होना सही है क्या ऐसा होना सही है क्या? क्योंकि अगर इधर से करंट आते हुए इधर से करके अगर वो नीचे चले गई, सही है, तो लोड के पास करंट पहुंचेगी नहीं। फॉल्ट आया इस ट्रांसमिशन लाइन में और ये वाली ट्रांसमिशन लाइन भी आपकी बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से आने वाली पावर तो पूरी ग्राउंड में जा रही है। जा रही है या नहीं जा रही है? बिल्कुल सही बात है ना, ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो इस डी की क्या खास बात होनी चाहिए? तो इस डी की खास बात ये होनी चाहिए कि इस डायरेक्शन में जब करंट फ्लो हो तो उसको तो अलाउ कर दे, लेकिन इस डायरेक्शन में जब करंट फ्लो हो तो ये उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। मतलब ये ऐसा रिले होना चाहिए जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट करे। जब हेल्थी कंडीशन में रहे तो इधर करंट जारी है तो ठीक है, लेकिन इधर करंट को कभी भी ना जाने दे, हेल्थी कंडीशन में भी, फॉल्टी कंडीशन में भी, कौन सी भी कंडीशन में। सही बात है। तो क्या ये डी डायरेक्शनल होना चाहिए या नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए? क्या बोलोगे आप, कैसा होना चाहिए ये डी? क्या बोलोगे आप? बोलोगे सर ये नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए, हैं? ये बोलोगे तो नॉन डायरेक्शनल होगा तो इधर भी करंट ले जाओ कोई मतलब नहीं है, इधर भी करंट ले जाओ कोई मतलब नहीं है, दोनों ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा देगा। सही बात है। अगर ये डायरेक्शनल हुआ, अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर अगर ये नॉन डायरेक्शनल हुआ तो ये इधर जाएगी करंट तो भी ऑपरेट कर जाएगा, इधर जाएगी तो भी ऑपरेट कर जाएगा। अरे ना बेटा, ऐसा थोड़ी बनाना है भाई। इधर करंट जाएगी, उसको ऑपरेट करने में टाइम लगेगा, तो उतने टाइम तक तो यहां पे कंडक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, लोड डिस्कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सही बात है भाई। नॉन डायरेक्शनल में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक सिस्टम ऑपरेट होगा जब तक तो ये इधर से कंडक्टिविटी बनाएगा। सही है। लेकिन अगर मान लो ये डी कैसा होता, डायरेक्शनल होता, कैसा होता बेटा, डायरेक्शनल होता, और आपने बोल दिया कि ये सिर्फ इधर ही करंट को फ्लो कराएगा बस, तो चाहे कितना भी मेजर फॉल्ट आ जाता, क्या ये कभी इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा पाता? क्या नहीं करा पाता, क्योंकि ये कौन सा रहता, डायरेक्शनल रहता। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है ना। तो डायरेक्शनल रिले वहां पे यूज में लिए जाते हैं जहां पे करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कराना कंपलसरी होता है। जैसे कौन सी साइड पे, लोड साइड पे। यहां फॉल्ट आएगा तो बी के साथ यही किस्सा होगा। क्या अगर मान लो यहां कहीं भी फॉल्ट आ जाए, क्योंकि ये बस के जस्ट पास में लगा हुआ है ना सी, यहां कहीं भी फॉल्ट आ जाए, क्या इस सी में तो करंट हमेशा इधर ही रहेगी कि नहीं रहेगी? इस ए में तो करंट हमेशा इधर ही रहेगी कि नहीं रहेगी? सही बात है कि नहीं है? तो ए एंड जो बी है, ए एंड जो सी है, जो कहां पे कनेक्टेड है, एट सोर्स एंड, एट सोर्स एंड, जो सोर्स के पास लगे हुए होते हैं, ये हमेशा आपके कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। क्यों होते हैं? बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लो इन दी वन डायरेक्शनल ओनली। ठीक है। इनके नॉन डायरेक्शनल की वजह से वन डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रही है, ये सोर्स के पास में है, इसलिए इनमें करंट हमेशा इधर ही जाएगी, चाहे सिस्टम हेल्थी रहे या सिस्टम फॉल्टी रहे। सही बात है, इधर ही जाएगी। फॉल्ट आएगा तो भी फॉल्ट करंट इधर से इधर ही होगी, और उसी के ऊपर ये क्या करेगा, ऑपरेट कर लेगा। सही बात है। अरे क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। पर अगर मैं बात करूं सी एंड डी की, जो कहां पे है, एट लोड एंड, ठीक है,
तो इनका क्या होना जरूरी है, डायरेक्शनल। बिल्कुल सही है। क्यों होना जरूरी है, क्योंकि जब फॉल्ट आएगा तो ये इधर से कोई कंडक्टिविटी नहीं बनाने चाहिए। अब आप बोलोगे सर डायरेक्शनल होगा तो क्या प्रॉब्लम है, इधर से करंट जाएगा, ये बोलेगा फॉल्ट है, ऑपरेट कर जाएगा, ऑपरेट करके सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देगा। लेकिन बेटा इतनी कंडीशन ला ही क्यों रहे हो, इसको नॉन डायरेक्शनली बनाओ ना, तो ये इधर की करंट पे ऑपरेट ही नहीं करेगा, अपने आप ही ओपन रहेगा, इधर करंट ही नहीं जाने देगा। जैसे इधर करंट जाने लगेगी ये मना कर देगा, इसका नहीं जा सकती। सही बात है, तो इधर कभी कंडक्टिविटी बनेगी ही नहीं, इसको ऑपरेट करने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आ गया? हाँ, ये ऑपरेट कर जाएगा, ये ओपन कर देगा सर्किट को, ये सर्किट को ओपन कर देगा, ये अलाउ ही नहीं करेगा इधर जाना। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? तो थोड़े बहुत टाइम के लिए भी इधर से कभी कंडक्टिविटी बन पाएगी क्या, नहीं बन पाएगी। समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये माइंड में फिक्स कर लेना हमेशा कि लोड साइड लगे हुए रिले जो होते हैं वो डायरेक्शनल रिले होते हैं हमेशा, और सोर्स साइड लगे हुए जो रिले होते हैं ये डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, पर अधिकतर कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल ही होते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। क्लियर है? अब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिख लेना, क्योंकि ऐसे डायग्राम आप लोगों की एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो वहां आप ऐसे फॉल्ट आया तो फॉल्ट का ऐसे डायग्राम बना के ही देखोगे, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोड से करंट वापस फॉल्ट में आते हुए ग्राउंड में जा रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको आप बोलोगे कि ये डायरेक्शनल होना चाहिए भाई, नॉन डायरेक्शनल नहीं होना चाहिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।